हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स के पेपर का। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड में आया था, उसके 1 और 2 वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारी 3rd वीडियो है और इसमें हम लोग सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट बी, सी बी बराबर 20 सेंटीमीटर इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाई द ऑब्जर्वर एट पॉइंट पी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। तो ये स्फीयर किसका हो गया बेटा? ये हो गया ग्लास स्फीयर, ठीक है, ग्लास स्फीयर। और कह रहे हैं यहाँ पे एक एयर बबल ट्रैप्ड है। तो बी पॉइंट पे ये क्या है? ये एयर बबल है, ठीक है, ये बी पॉइंट पे। और कह रहे हैं कि इसका सेंटर सी है और इस ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। जबकि ग्लास स्फीयर का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.5। कोई पर्सन P पॉइंट से अगर देखता है तो उसको ये एयर बबल कहाँ दिखाई देगा? बेटा देखिए, आपको पता है इस B पॉइंट से क्या होगा भाई? एक लाइट रे चलेगी, है ना, ऐसे, ठीक। जब एक लाइट रे चलेगी तो जब यहाँ पड़ेगी तो ये क्या हो गया? ये ग्लास का सरफेस है और इस तरफ क्या है बेटा? ये है एयर, क्योंकि आप एयर में बैठ के देख रहे हैं। इधर क्या है? ग्लास। तो लाइट रे क्या होगी बेटा? डेंसर से रेयरर में जाएगी। और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा कर दूँ इस पॉइंट पे जहाँ पे टकरा रही है लाइट रे, तो ऐसा कुछ नॉर्मल बनेगा। ये क्या बना? जो डॉट 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 मैंने बनाया ये बन गया नॉर्मल। तो अब लाइट रे कैसे जाएगी? क्या सीधा जाएगी ऐसे? नहीं, ये अवे हो जाएगी, दूर हट जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। ऐसे जाएगी, जिसको पीछे मिलाओगे तो यहाँ इसकी इमेज बनती हुई महसूस होगी। यानी कि इस पॉइंट से देखने पर हमको यहाँ इमेज दिखाई देगी। यानी कि इमेज जो है वो सरफेस से जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा सा पास दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, और कैसी इमेज दिखेगी? तो क्या यहाँ वास्तव में लाइट रे मिल रही? नहीं, यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी। यानी कि इमेज विल बी वर्चुअल। तो इमेज कैसा होगा? उसका जो है नेचर कैसा होगा? वो होगा वर्चुअल, ठीक है। अच्छा, अब सोचो, अपने को सारी डिस्टेंस यहाँ से लेना है। तो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस लिखते थे r। r कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। चूँकि सारी डिस्टेंस यहाँ से लेनी थी तो इसके इस तरफ की डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। इधर की डिस्टेंस क्या होती है? निगेटिव। इसलिए इधर वाली डिस्टेंस तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो r कैसा लिखा? पॉजिटिव। यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट काम कौन कर रहा? b कर रहा। तो ये b कितना होगा? तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूँ, इसको मैं p डैश कह देता हूँ ना। तो p डैश b u होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये कितना होगा भाई? तो ये टोटल दिया है 40 और ये डिस्टेंस दिया है 20। तो 40 में से 20 ये वाली हटा दो तो ये वाली मिल जाएगी। तो ये बचेगी 40 माइनस 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर। v अपने को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। हम यहाँ पे फार्मूला नॉर्मल अपना यूज कर लेंगे। कौन सा होता था? याद करो, म्यू माइनस 1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये कब फार्मूला आता था? ये होता था रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे म्यू बड़ी मजेदार चीज है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का। पहला मीडियम मतलब जहां लाइटें पहले ट्रेवल करती है,
दूसरा मीडियम मतलब जहाँ बाद में, यानी कि ग्लास से एयर में गई तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिवनेस, यानी कि यहाँ पे लेंगे हम जी म्यू ए। क्या लेंगे बेटा? जी म्यू ए। और अपने को जो ये म्यू पता है ना बेटा, ये ए म्यू जी दिया होता है, एयर के रिस्पेक्ट में हमेशा ये दिया गया है 1.5। तो जब हम यहाँ से बेटा जी म्यू ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आपको पता होना चाहिए जी म्यू ए बराबर 1/a म्यू जी, यानी कि 1/1.5। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास बताओ? ये आएगा 1/1.5 माइनस 1/r, r की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 1/1.5/v माइनस 1/u, u की जगह 20 लिख देंगे। यहाँ पे क्या? ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1.5। अब बेटा सॉल्यूशन करना है वो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो या हमारी तरह भी कर सकते हो। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ करोगे तो क्या बचेगा? 1.5/40। यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 1/v माइनस यहाँ करोगे तो क्या बचेगा? 1.5/20। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा बताओ? ये बचेगा माइनस का 0.5/40 इज इक्वल टू 1/v माइनस, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 टाइम और 5 से डिवाइड करोगे तो 40 टाइम, यानी कि ये बचेगा माइनस का 3/40। जब v की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? 3/40 को इधर ले आएंगे तो अपने पास बचेगा क्या? देखो इधर कर ले बच्चों, यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस का 0.5/40 प्लस का 3/40 इज इक्वल टू 1/v। देखो माइनस 3/40 था, इधर आ गया प्लस का हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 40 एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 0.5 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 1/v, या फिर 1/v इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 2.5/40। देखो 3 में से 0.5 घट गया तो क्या बचेगा? 2.5 है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से 1 टाइम, 25 से 16 टाइम, तो 1/v इज इक्वल टू 1/16। तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो द air bubble appears at 16 centimeter from the surface and the nature of image will be virtual। तो कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी। और कितनी दूर मिलेगी? 16 सेंटीमीटर दूर मिलेगी सरफेस से, 16 से। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के 2024 का क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट, यानी कि 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, ये है कि In normal adjustment for a reflecting telescope, the distance between objective and eyepiece lens is 1 meter. If the magnifying power of the telescope is 19, find the focal length of the objective and eyepiece lens. Okay. तो बच्चों यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप याद है ना, कुछ ऐसे होता था, एक आगे लेंस लगाते थे और एक पीछे लगाते थे। आगे वाले लेंस को ऑब्जेक्ट के पास और पीछे वाले को आँख के पास रखते थे। ये होता था ऑब्जेक्टिव और ये क्या होता था? आई पीस। कह रहे ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। तो बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब समझते हो? मतलब जो फाइनल इमेज है फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एज एट इन्फिनिटी, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, वो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कह रहे नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको ये भी तो पता होना चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है। तो ये हो जाती थी FO यहाँ तक की, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाती थी FE।
यानी कि उस समय इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो जाती है FO प्लस FE। और ये अपने को दिया है, कितना दिया है भाई, ये दिया है 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर। अच्छा, और कह रहे हैं इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 19 है। बेटा आप बताओ, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इक्वेशन पहले ये बन गई, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, तो वैसे तो होता था -FO/FE, है ना, तो इसको पावर को फिर माइनस में लिखते थे, -90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि FO बराबर क्या आएगा, 19 FE। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं यहाँ रख दूँ FO की जगह। सो क्यों अपने को FO और FE की ही वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ पूछी गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ FO है और आईपीस की फोकल लेंथ क्या है, FE है। ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, FO, और आईपीस की क्या है, FE। तो बेटा अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, FO की जगह क्या आ गया, 19 FE प्लस FE इक्वल टू 1, तो 20 FE इक्वल टू 1, FE इक्वल टू 1/20, FE इक्वल टू कितना आ गया, 1/20। यानी कि इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो FE की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 1/20 का मतलब समझते हो, यह आ गया 0.05 मीटर और 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे 0.05 मीटर लिखो चाहे 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये 0.5 मीटर आया और यहाँ पे रख दो फिर से फ्रॉम फर्स्ट, फिर से बात कर लेते हैं, तो FO प्लस FE की जगह 0.05 इक्वल टू 1, तो FO कितना बचेगा, 0.95 मीटर, ठीक है, और 95 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस समय जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो 95 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी इस केस के लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, CBSE बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर मैटर वेव्स, अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि मैटर वेव क्या होती है। तो बच्चों जब आपको पता है, जैसे लाइट के बारे में आपको पता है, लाइट में क्या होता है, लाइट में बेटा डुअल नेचर होता है। लाइट में क्या होता है, डुअल नेचर होता है। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जांपल हो गया जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वेव नेचर का एग्जांपल हो गया जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब है, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर के। तो इसी तरीके से जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि लाइट ही नहीं, जितने भी पार्टिकल हैं उन सब में डुअल नेचर होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं हाई वेलोसिटी से जाने लगे तो इसमें भी पार्टिकल के नेचर के साथ साथ वेव का नेचर आ जाता है, ठीक है। कोई प्रोटॉन अगर हाई वेलोसिटी से चलने लगे तो इसमें भी एक पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव का नेचर आ जाता है। इवन ही देखा गया यूनिवर्स में कोई भी चीज चल रही हो, जैसे हम दौड़ने लगे, ठीक है, कोई कार चलने लगे, तो इन सब में एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव का नेचर आ जाता है। तो किसी मैटर का मतलब ये पार्टिकल्स का मोशन की वजह से उनमें वेव का नेचर आ जाना, उस वेव को ही बोलते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के मोशन है उसकी वजह से उसमें जो वेव नेचर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स बोलते हैं। बच्चों इन वेव्स की क्या वेवलेंथ होती है, तो इसको भी डी ब्रोगली जी ने बताया।
उन्होंने बताया अगर कोई m मास का पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें एक वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है, उसमें वेव नहीं चला जाता है, और ये वेवलेंथ जो होती है वो h/mv के बराबर होती है। किसके बराबर होते हैं? h/mv, या लैम्डा बराबर h/p। p मतलब क्या है यहाँ पे? p बराबर mv होता था ना, यानी कि लीनियर मोमेंटम। यानी कि इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बताया कि अगर मोमेंटम जितना ज़्यादा है वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी। बच्चों आप समझिए, अगर लीनियर मोमेंटम के साथ ये रिलेशन है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ लैम्डा का रिलेशन कैसा हो सकता है? क्योंकि आगे क्वेश्चन एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेट दिया गया है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ mv² होती है ना। तो अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ? 2k/m। क्या निकलेगा? 2k/m। वो भी कैसा? रूट में। ठीक है, अगर ये v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? h/2km रूट में। तो लैम्डा बराबर एक ये भी फार्मूला बन गया h/√2k। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ke है, प्रोटॉन की kp है, अल्फा पार्टिकल की kα है। तो उन्होंने कहा है ke बराबर kp बराबर kα। सोचने वाली बात है बच्चों, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई, अब आपको पता होना चाहिए मास भी तो होता है इलेक्ट्रॉन में, है, क्योंकि हमको लैम्डा चाहिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो वहाँ मास भी आता है। तो मास का रिलेशन देखो, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को हमने लिख दिया me से, प्रोटॉन के मास को हमने किससे लिख दिया? mp से, अल्फा पार्टिकल के मास को किससे लिख दिया? m∝ से। तो अपने को तो पता है बेटा कि m∝ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा कौन होता है? मास प्रोटॉन का। उससे छोटा मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास इन तीनों में सबसे छोटा। अब आप समझिए बेटा, लैम्डा बराबर क्या फार्मूला आपने निकाल रखा है? h/2km। चूंकि k तो तीनों का सेम है ना, इसको मैं k कह दूं कोई दिक्कत नहीं, कंबाइंड है, ke, kp, kα तीनों सेम है, तो तीनों को हमने k मान लिया। तो अगर निकालूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या निकलेगा? 2kme। प्रोटॉन के लिए अगर मैं निकालूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या निकलेगा? 2kmp। अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूंगा क्या निकलेगा? 2kmα। बेटा आप बताओ, सारे टर्म सेम हैं तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा? 1/m पे। मतलब क्या दिख रहा अपने को कि लैम्डा डिपेंड्स ऑन रूट में 1/m, यानी कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसमें? रूट में। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। इसका मतलब सबसे कम लैम्डा किसका होगा? जिसका मास सबसे ज़्यादा है, तो इसका। तो सबसे कम लैम्डा किसका होगा? अल्फा का। उससे ज़्यादा लैम्डा किसका होगा? प्रोटॉन का। सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो अल्फा का, उससे ज़्यादा वेवलेंथ प्रोटॉन की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। व्हेन द प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्स्ड in a transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent face. Find the diffractive index of the medium. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लाइट रे है, ठीक है, ये है लाइट रे, और ये इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट। कोई प्रिज्म का फेस है, उससे कैसे गिर रही? 90 डिग्री। ठीक है,
इक्विलैटरल प्रिज्म, तो मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब सारे एंगल कितने हो गए बेटा 60 डिग्री के। इक्विलैटरल ये तो होता है सारी साइड सेम, तो सारे फेसेस का लेंथ सेम हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कह रहे थे प्रिज्म इज इमर्स्ड इन एन लिक्विड, इस प्रिज्म को एक लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया गया। ठीक है, मान लो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में इस प्रिज्म को क्या किया गया बच्चों, डुबो दिया गया, इमर्स्ड कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इमर्स्ड कर दिया गया। ठीक है, बोला इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा म्यू। अब इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है। कितना है म्यू। अब समझिए, कह रहे हैं द लाइट रे इज फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस, मतलब जब बाहर निकलती है इमर्जेंट होती है लाइट, तो इसके फेस पे बिल्कुल ऐसे चली जाती है। ग्रेजेस मतलब ऐसे किनारे पर चली जाती है ऐसे। ठीक है, तो हमें बताना है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू एल कितना है बेटा। आपको दिख रहा है जो ये केस आपने पहले से देख रखा है क्या। यहाँ पे तो देखो नॉर्मली लाइट रे आई थी, जब नॉर्मल डायरेक्शन में कोई लाइट रे गिरती है तो वो सीधा इंटर कर जाती है रिफ्रैक्शन में ना, पता है आपको, वो सीधी चलती कहीं मुड़ती नहीं है। ठीक है, बट वो जब यहाँ पे गिरती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉर्मल की डायरेक्शन से गिरेगा तो आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल गिरने पर तो कोई चेंज नहीं आता उसके पाथ में, लेकिन जब वो यहाँ गिरी तो अगर वो इस तरीके से ग्रेज हो गई है तो आपको क्या दिख रहा है कि ये होगा नॉर्मल जो ऐसे डॉटेड लाइन है, और ये उसका क्या बन जाएगा इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। इंसिडेंट एंगल से ये रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब लाइटें सीधा न जाकर के नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हुई है, और जब लाइटें नॉर्मल से दूर होती है इसका मतलब लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर। इसका मतलब पहले तो ये पता चल गया कि जो ग्लास है प्रिज्म जिससे बना हुआ है वो डेंसर है, और जो लिक्विड है वो किसका है रेयरर। तो लिक्विड क्या हो गया रेयरर हो गया। ठीक है, इसका मतलब म्यू बड़ा है और म्यू एल छोटा है, ये पहली बात पता चली। अब बच्चों देखो, क्या ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती थी कि अगर डेंसर से रेयरर में कोई लाइट रे ऐसे एंगल से जाती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री हो जाता है, तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब समझो बात को बेटा, आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लाइट रे गिर रही है, ठीक है, तो भाई ऐसे जब आएगी तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल हो गया 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 और ये 60, ये कितना हो गया 150, और तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये कितना बचा 30 बचा, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब समझो, जब उधर वाला 30 हो गया तो ये भी तो पूरा एक नॉर्मल बनना चाहिए था ऐसे 90 डिग्री, भाई ये नॉर्मल ही तो है? जब पूरा 90 होता उसमें 30 ऊपर चला गया तो नीचे वाला एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, ये आएगा 60 डिग्री। अच्छा, यानी कि जो ग्लास प्रिज्म और लिक्विड के लिए क्रिटिकल एंगल हो गया वो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब समझो, आपको पता होना चाहिए साइन सी बराबर होता है 1/μ, लेकिन म्यू कौन सा, रेयरर के रेस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, कितना दिया है म्यू, तो बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी 1/μ एल म्यू जी, इसको लिख सकते हो म्यू जी अपान म्यू एल, तो ये म्यू एल तो पलट के ऊपर चला जाएगा है ना, तो साइन सी की जगह 60 डिग्री म्यू एल अपान म्यू जी की जगह मैं केवल म्यू रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है म्यू दिया है।
साइन 60 की वैल्यू क्या आएगा भाई, √3/2 म्यू एल अपान म्यू। तो यहाँ से म्यू एल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, से म्यू एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो म्यू एल बराबर आ जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3/2 म्यू। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी √3/2 म्यू। अब जो भी म्यू की वैल्यू होती है वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, नहीं दिया तो ना यही आंसर हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी √3/2 म्यू। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, 2 wires A and B of different metals have their lengths in ratio 1:2 and their radii in ratio 2:1 respectively. IV graphs for them is shown in the figure. Find the ratio of their first resistances RA/RB and second resistivity sigma A/sigma. ओके तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो V और I मतलब करंट और वोल्टेज का एक ग्राफ आपको, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है पहले कि आप बताइए कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है दोनों वायर्स की, दो वायर हैं A और B, और उनकी वायर की लेंथ का रेशियो 1:2 दिया है, रेडियस का रेशियो 2:1 दिया है, तो हमको उसकी रेजिस्टिविटी का भी रेशियो पता है। देखिए बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है वो तो आपको पता है ना, V/I होता है। क्या होता है, V/I, यानी कि अपने को V से I का रेशियो लेना। तो यहाँ अगर हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे तो बेटा ये बनेगा V और ये बनेगा I, यानी कि आपको यहाँ पे चाहिए बेस अपान परपेंडिकुलर। और बेस अपान परपेंडिकुलर कौन होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो तो सीधे सीधे cot थीटा है, यानी कि ए वायर का रेजिस्टेंस कोई पूछता है तो ए वायर का जो एंगल बन रहा है V से उसका cot थीटा, और बी वायर का कोई पूछेगा तो V से हम क्या करेंगे, tan थीटा। अगर यही बच्चों I से एंगल दिए होते तो tan थीटा का कैंसर आता, क्योंकि तब परपेंडिकुलर भी मिल जाता, वो एक अलग बात है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है जो इसका रेजिस्टेंस है, जब V नीचे रहेगा यहाँ एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, V/I, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब cot थीटा लगाना है। यानी कि RA/RB लिखने में तो कोई बुराई नहीं है कि हम लिख दें cot, और A वाले का एंगल V से, तो V से कितना एंगल है, 30 डिग्री अपान cot 45 डिग्री। या मैं कह सकता हूँ कि RA/RB की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी बेटा cot 30 √3 होता है, cot 45 का 1 होता है, यानी कि RA/RB की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई √3/1। एक आंसर अपना हो गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा, हमको रेजिस्टिविटी का रेशियो चाहिए। बात को समझो, देखने में तो आपको लग रहा होगा कंडक्टिविटीज दिया है सिग्मा, लेकिन जो लिखा है आप उसको फॉलो करें। रेजिस्टिविटी लिखा है मतलब सिग्मा ए पहले वायर की रेजिस्टिविटी और सिग्मा बी बाद, यानी कि यहाँ पर अगर इफ सिग्मा इज रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सिग्मा, सिंबल चेंज किया, ध्यान रखना, आप रो लिखते थे और आप सिग्मा को लिखते थे कंडक्टिविटी, बट यहाँ एग्जाम में अगर दे दिया गया कि रेजिस्टिविटी और ये इसके अंदर वो रेजिस्टिविटी दे दिया है, फिर आप उसको कंडक्टिविटी नहीं मानेंगे, जो लिखा है वही मानना पड़ेगा, ठीक है। देन तो बेटा रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता था, याद करो, R बराबर आपने पढ़ा था ρL/A, है ना, तो रो बराबर हो जाता था RA/L, तो यहाँ सिग्मा बराबर वही हो जाएगा, रो की जगह सिग्मा यूज किया तो वही लिख दो, RA/L क्या होती है, RA/L। बेटा देखो, आपको पता है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का वो क्या होता है, जैसे एक वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा ना, क्या होगा, πr²। तो आप चाहो तो सिग्मा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, πr² अपान l लिख सकते हैं।
अब अपने को निकालना है बेटा सिग्मा ए पहले वायर के लिए रेजिस्टिविटी। तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा आर ए पाई रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ए। और अगर अपने को निकालना पड़ गया सिग्मा बी तो ये क्या आएगा, ये आएगा आर बी पाई आर बी का स्क्वायर रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन में एल बी। ये आ जाएगा। अपने को चाहिए सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सोचो, डिवाइड कर लेंगे दोनों को। ठीक, क्या लिख देते हैं, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी। ये क्या आएगा भाई, तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इधर देखो ये वाला टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, तो यहाँ बचेगा आर ए स्क्वायर पाई अपॉन एल ए। उधर क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर बी स्मॉल आर बी स्क्वायर पाई अपॉन एल बी। पाई से पाई को कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी की वैल्यू बचेगी अपने पास आर ए अपॉन आर बी। ठीक है, आर ए अपॉन आर बी मतलब रेडियस का स्क्वायर, ऐसा बच गया, ऊपर आर ए नीचे आर बी। ठीक है, और बचा एल बी अपॉन एल। क्या मैं सारी वैल्यू कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मिलेगा अपने को बताओ, आर ए अपॉन आर बी कितना आया है, क्या आया है √3:1। फिर ये आया आर ए अपॉन आर बी रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या था, 2:1 था, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1। देखो 2:1 था, और स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4:1। ये स्क्वायर है इसलिए एल बी अपॉन एल ए। एल बी अपॉन एल ए, देखो ये ए है, 1 का मतलब ए है और 2 का मतलब बी। एल बी अपॉन एल ए उल्टा कर देना इसका। तो जैसे एल ए अपॉन एल बी 1/2, तो एल बी अपॉन एल ए क्या होगा 2:1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2:1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इक्वल टू 8√3:1। तो इस रेजिस्टिविटीज का रेशियो क्या होगा 8√3:1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड रिवर्स बायसिंग, आल्सो ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन द 2 केसेस। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे ऐसे दिखाते हो ना, P और ये N। ठीक है, ये होता है P और ये होता है N। फिर इसको फॉरवर्ड बायस में कैसे जोड़ोगे, और पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कैसे जोड़ोगे, उसका सर्किट डायग्राम यहाँ बनाने को आया। समझो बात, ये P और ये N। तो बेटा फॉरवर्ड में पीएन जंक्शन तब कहा जाता है जब P इंड को बैटरी के या सेल के पॉजिटिव इंड से और N इंड को निगेटिव इंड से जोड़ते हैं। मतलब P को कह सकते हो हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं और N का पोटेंशियल लो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पीएन जंक्शन जो है वो क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर कभी बेटा ऐसे जोड़ दिया जाए कि P वाला इंड लो पोटेंशियल से सेल के और N वाला जो इंड है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाए। हाई पोटेंशियल समझते हो ना सेल में, ये प्लस वाला, प्लस से सेल बनाते हो तो ये हाई है प्लस है, ये लो है माइनस, समझ गए। तो ये कहा जाता है रिवर्स बायस। तो किसमें कहा जाता है रिवर्स बायस। मतलब अगर Pn को मैं इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे देखो N वाला किससे जुड़ गया हाई से प्लस से, और P वाला कैसे जुड़ गया लो से यानी कि माइनस से। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिवर्स बायस में।
तो ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे हो गया, रिवर्स बायस्ड। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब P को लो से N को हाई से जोड़ते तो रिवर्स बायस्ड में जुड़ता है, जब P को हाई से N को लो से जोड़ते तो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इसी को सीधे भी याद कर सकते हो आप, P फॉर पॉजिटिव N फॉर नेगेटिव। अगर P पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ रहे हैं तो फॉरवर्ड, और अगर उल्टा जोड़ रहे हैं तो रिवर्स। अब इसमें करंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने का है, कौन सा, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मतलब I और V में अपने को यहाँ पे ग्राफ दिखाना है। ठीक है बेटा, अगर मैं कह दूँ इधर ये V है और इधर ये I, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में करंट कम होती है, यानी कि ये मिली एम्पियर में लिखी जाती है, लिखी जाती है मिली एम्पियर। ये मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब जब कभी हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे इसको तो और अच्छे से समझाएंगे। अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन है, केवल आपको कर्व बनाने के लिए आया है, कर्व बनाना सीख लीजिए। तो I और V होता क्या है, जब पहले वोल्टेज लगाते हैं तो I बिल्कुल नहीं फ्लो होता, फिर थोड़ा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा फ्लो होना शुरू होता है जब वोल्टेज बढ़ाते हैं। एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसके बाद अगर हम वोल्टेज लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, कर्व लगभग लीनियरली बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका होता था पोटेंशियल बैरियर, उसके बाद क्या होता है, ये कर्व थोड़ा ऐसे फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का है ना, फॉरवर्ड का, यानी कि यहाँ पर V जो होता है वो वोल्ट में होता है और जो करंट होती है वो मिली एम्पियर होती है, ध्यान रखना, कम होती थोड़ा, है ना। तो ये करंट हो गया। अब अगर अपने को रिवर्स बायस का बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो बेटा रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होती है। किधर होती है, रिवर्स बायस में। यहाँ पे देखो बेटा, अगर तुम बेसिक बात करो तो वोल्टेज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, मतलब अपोजिट लगा दिया, बैटरी अपोजिट लग गई, तो इसीलिए वोल्टेज को इधर दिखाते हैं। ये वोल्टेज वोल्ट में दिखाते हैं, लेकिन इधर माइनस वोल्ट्स। करंट भी सिंपल सी बात, अगर यहाँ करंट देखोगे तो प्लस से माइनस ऐसे फ्लो होगी, यहाँ करंट देखोगे तो पीएन जंक्शन में उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो, इसलिए करंट को भी निगेटिव में दिखाते हैं। और ये है माइक्रो एम्पियर में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर से होती है, कम फ्लो होती है इसीलिए। ठीक है, जब रिवर्स बायस में हम वोल्टेज लगाते हैं तो शुरुआत में तो कोई करंट नहीं मिलती, कोई करंट नहीं मिलती, कोई करंट नहीं मिलती, फिर थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हैं तो करंट मिलती है, लेकिन बहुत कम मिलती है। और एक वोल्टेज ऐसा होता है जिसके बाद बढ़ाने पर वो करंट जो होती है, एक वोल्टेज ऐसा होता है जिसके बाद बढ़ाने पर वो करंट क्या हो जाती है, ऐसे सीधे लीनियरली इंक्रीज हो जाती है, सडन रैपिड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब ये रैपिड इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये क्या हो जाता है, एवलांच, मतलब पहले करंट फ्लो ही नहीं होते, फिर फ्लो बहुत देर बहुत कम और उसके बाद अचानक सडन ऐसे इंक्रीज हो जाता है, तो इसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। और फिलहाल ये हमका IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ये रिवर्स बायस का हो गया, ये किसका हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।